बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्ज़ेज़ी एक बार फिर आपको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि प्रोग्राम से ज़िंदगी में आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। आज भी नहायत ही एक अहम मौजू पर बात करेंगे। मौजू रहेगा हमारा स्ट्रोक के मुतालिक गुफ्तगू हमारी चलेगी, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने डॉक्टर नाज़िश अनवार को अपने स्टूडियो में दावत दी है। डॉक्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी हैं, DPT हैं, और डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं स्ट्रोक की, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे उसको अगर हो जाए तो उसके बाद उसका कैसे ख्याल रखा जा सकता है, और एक पेशेंट जो है उसको रिहैब की स्टेट में कैसे उसकी मदद की जा सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पे हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह रहेगी आज के प्रोग्राम में। 0518466606 स्टूडियो का हमारा नंबर है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। कॉल करके आपका कोई सवाल हो इस मौजू से मुतालिक कॉल करें और डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, बड़े अहम मौजू के साथ आप आई हैं, स्ट्रोक का मौजू, जो कि हमारे मुल्क में एक तो बहुत ज़्यादा भी है, और फिर उसके बाद की जो उसमें मुश्किलात का सामना एक पेशेंट को करना पड़ता है और उसकी फैमिली वालों को करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा जो है सख्त मरहला होता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक बेसिकली जिसे हम उर्दू में सब फालज कहते हैं, और हर जगह अभी हमारे कॉमन हो चुके हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो इसकी वजह ये है कि हमारे ब्रेन है जी, उसमें हमारे बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है 24 आवर्स। अगर किसी भी पॉइंट पे आपके ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को ना पहुंच सके और ब्रेन की डेथ जो है स्टार्ट हो जाए, या वहाँ पे किसी खास पार्ट पे जो है वो उसकी डेथ स्टार्ट हो जाए, तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास जो आप समझ लें बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती? इसकी बहुत सी वजूहत हैं जी, जैसे कि अगर हम कह लें एज के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ हो सकता है। जेंडर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब मेल हो गए फीमेल हो गए, इसमें हमारे पास कॉमन है। फैमिली में रन कर रही हैं ये चीज़ें, लाइक अगर आपकी जो है बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे आप में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां ऐसी जैसे शुगर हो गया, हाई BP आप कह लें, या दिल की बीमारियों के साथ लोग आते हैं, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। और सबसे मेन रीज़न जो हमारे यहाँ पे कॉमन है स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह यूज़ करे, तो ये आप समझ लें कि एक तरह से मेजर कॉज है स्ट्रोक की वजह। जी सही। डॉक्टर साहब, क्या वो मेन नुकात, वो रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से, एक तो आपने बीमारियों की तरफ इशारा कर दिया, जिनकी वजह से एक शख्स जो है वो स्ट्रोक की तरफ जाता है, उसकी तरफ इशारा करेंगे आप? इसके अलावा हमारे पास जो है आप समझ लें कि और भी रिस्क फैक्टर्स, या हम कह लें कि वजूहात जो लेके जा सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं। अच्छा, जैसे कि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ आ जाते हैं, तो या वो समझ लें कि एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं हमारी स्ट्रोक की बीमारी को, कि अगर कोई शुगर के साथ है और साथ वो इतना पुराना उसका मरीज़ है और साथ उसे कोई डिप्रेशन की चीज़ भी है, तो उसके अंदर 90% आप चांस समझ लें कि उसको स्ट्रोक भी डेवलप हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक चीज़ सुनने में आती है कि जी कहते हैं जी स्ट्रोक या जो फालिज है वो उस टाइम होता है जब दिमाग की रग फट जाती है जी, तो वो क्या कहानी है? वो इसकी बेसिक आप समझ लें जो फालज है, ये एक चीज़ नहीं है कि एक ही दफ़ा स्ट्रोक होगी, इसके अंदर भी मुख्तलिफ इसकी इकसाम है। ठीक है, जिसे हम इसे समझ लें कि एक होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में ट्रांजिशन इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है, उसमें यहाँ पर दो वजूहात हो सकती हैं, या तो एक होता है कि कहीं ब्लड में जो है कोई क्लॉट बन जाए। अच्छा, ठीक है। क्लॉट का रीज़न सबसे ज़्यादा आता है स्मोकिंग वाले जो लोग हैं उनमें, या अल्कोहल लेते हैं, तो उसमें होता है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं उनमें टाइटनिंग आ जाती है। अच्छा। जब टाइटनिंग आ जाती है या उनका आप समझ लें साइज छोटा हो जाता है, तो ब्लड पूरी तरह पास नहीं करता। ठीक है, फंस के गुजरते तो वो भी ब्रेन के उस टाइम पे, अगर वो उस जगह पे, जिस जगह पे उसकी ब्लॉक की जा रही है, वो पार्ट डैमेज हो सकता है। अच्छा। जो आप फटने वाली बात कर रहे हैं उसको हम टाइप कहते हैं, जो उसकी हेमोरेजिक टाइप होती है, उसमें दो आ जाती है, इंट्रासेरेब्रल सबएरेक्नाइड। उसमें होता है कि किसी क्लॉट की वजह से या सडन प्रेशर की वजह से जो है वहाँ पे वो वेसल या जो उसका एरिया है वो रप्चर हो जाता है या फट जाते हैं। तो ये इसकी एग्जाम पे डिपेंड करता है, ये नहीं है कि हर पर्सन में ही जो है आप कहेंगे कि उसकी रग फटकी। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, इस बीमारी को बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग स्ट्रेस और टेंशन से भी जोड़ते हैं कि जी बंदा बड़ा परेशान रहता था, बिल आखिर जो है फालिज हो ही गया उसे। बिल्कुल। तो इसका क्या इससे ताल्लुक है?
इसका ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, डिप्रेशन है, और ख़ास तौर पे ये डिप्रेशन के पर्सन में कॉमन है, खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, डाइट अपनी सही नहीं लगती, अपनी लाइफस्टाइल इनएक्टिविटी रखते हैं। मेजर कॉज ये भी है कि अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी के साथ हैं, ठीक है, डेली कोई काम नहीं करे, एक रूम में अपने आप को अपने बंद किया हुए, तो ये भी आप समझ लें एक तरह का कॉज है उसके। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाइपरटेंशन ये भी इसके कॉजेज में आएगा? जी जी बिल्कुल, ये इसका समझ लें कि सबसे बड़ा कॉज है। जो हमने एक बात की है ना कि एक टाइप होती है ट्रांजिशन इस्केमिक स्ट्रोक, उसमें ये होता है कि अगर कोई वहाँ पे क्लॉट गया है तो वहाँ से वो वापस 24 आवर्स के अंदर आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाई बीपी हुआ, आपका ब्लड प्रेशर रेज हुआ, वो प्रेशर जो था वो कहीं पे जाके ब्लॉकेज उसने की ब्रेन में, ठीक है, और वहाँ पे डैमेज हो गया। अच्छा, यानी रग फट गई है जो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्लॉट आप कह रही हैं, ये क्या होता क्या है बेसिकली? क्लॉट बेसिकली इसको हम लोग आप एक समझ लें कि इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं आर्थीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसमें ये होता है कि प्लैक्स बनने लग जाते हैं, मतलब एक आर्टरी है उसकी साइड्स पे कोई चीज़ आप समझ लें वेस्ट प्रोडक्ट टाइप जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब जमना शुरू हो जाते हैं तो वो जहाँ से वो खून पास कर रहा होता है उसका डायमीटर या उसका जो साइज है वो कम होने लग जाता है, नाली पतली हो गई, नाली पतली होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है वो ब्लॉकेज आने लग जाती है ब्लड में, तो इसलिए हम इसे क्लॉट का नाम। और अगर वो जहाँ पे वो बना हुआ और वो वहाँ से पीछे से ब्लड आया वो निकल गया है और वो ब्रेन में किसी उसकी खास रग में चला गया है, ठीक है, तो उसके नतीजे में स्ट्रोक हो सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चर्बी मोटे जो लोग हैं उनमें भी चांस है? ओबेसिटी में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ये चीज़ जो हम कह रहे हैं कि क्लॉट बनता है या डिजीज़ हमने कहा आर्थीरोस्क्लेरोसिस है, ये कॉमन होती है। और क्योंकि ओबेसिटी क्यों होती है, आप बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, ठीक है, चर्बी वाला खाना खा रहे हैं, बाहर के जंक फूड्स खा रहे हैं, ठीक है, ऑयल आप लोग जो भी बाजार में मिल रहा है देख नहीं रहे हैं कि किस तरह का है, किस कंपनी का वो बना हुआ है, तो वो उस वजह से भी हो सकता है। ये सारी हमारे पास वजूहात आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने टाइप्स की तरफ भी इशारा कर दिया। क्या चीज़ें हम एक शख्स में देखें और हम उसको कहेंगे जनाब इसको मुमकिना है कि मुमकिना तौर पे इसको स्ट्रोक हो सकता है, तो इसका कोई हम कुछ कर सकें? हमारे पास समझ लें कि वो वार्निंग साइंस जिन्हें हम कहते हैं कि ऐसी अलामतें हमारे पास होती हैं जिससे हम इसे लेबल कर सकते हैं कि ये हमारा फालिज की तरफ जो है मरीज जा रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर जो है उसके आपको फेस पे एक साइड पे जो है अगर आपको वो नज़र आ रहा है कि वो कहीं से उसकी फेस की मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, एक साइड से अगर वो आपको ड्रॉप नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दूसरा उसे बोलने में मसला हो रहा है, ठीक है, तो इतला के बोल रहा है या उसके अल्फाज साफ नहीं है, फंस रहे हैं, या हमारे पास दूसरा साइन हो गया। तीसरा साइन है कि एक साइड वो जिस्म का जो एक हिस्सा है उसको वो मूव नहीं कर पा रहा, जैसे कि हम उसे कहते हैं हाथ उठाओ, या मरीज हमें कहते हैं ये मेरा हाथ या मेरी एक टांग जो है वो ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास तीसरा सिम्टम है। और चौथा हमारे पास ये है कि अगर ये चारों चीज़ें या तीनों चीज़ें आपको साथ एक मिल रही हैं तो ये हमारे पे एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, और इसलिए फिर हम इसे स्ट्रोक लेबल करते हैं। ये भी हो सकता है डॉक्टर साहब मतलब कमजोरी का एहसास हो एक साइड पे, उल्टे साइड सुन होने लग गया है या कमजोरी होगी, जैसे कि लोग अमूमन आके कहते हैं हमारा ये हिस्सा नहीं हिल रहा, हमें यहाँ पे सुन सा हमें महसूस हो रहा है, तो ये भी हमारे पास साइन है। लेकिन उसमें अगर आपने स्ट्रोक लेबल करना है या उसे फालिज लेबल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके फेस को देखें और ख़ास तौर पे उसकी बोलने वाली जो सलाहियत है उसको देखें। कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, कोई और भी उसको हमारे पास कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम से ज़िंदगी में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं बजन सऊदीया से बात कर रहा हूँ। जी सऊदीया से बात कर रहे हैं, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे? मैं थोड़े मेरे बाजू सो जाते हैं। अच्छा, दिल का मसला है, मैं ये पूछना था। दिल का क्या मसला है, क्या आपको क्या तकलीफ होती है, दर्द होता है कि... जो ना मैं मेरे जो है सज्जा बाजू है मैं सो जाता है, ठीक है, जो है ना दोनों तरफ से जो ना दर्द निकलता है, मेरे दर्द रहती है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि सो जाता है एक तो बाजू और जो है दर्द भी होता है, बिल्कुल, और साथ ही इनका दिल की बीमारी भी है जी। तो दिल की बीमारी का तो इससे थोड़ा सा हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि उल्टे बाजू में है, ठीक है, तो उसमें यह है कि दिल की अगर कोई पेन है, कोई सिम्टम है, तो आप रेफर्ड उस साइड पे ही आते हैं, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है।
दूसरा हमारे पास अगर वो बाजू उसका सो जाता है तो हम इसको नर्व के साथ भी चेक कर सकते हैं कि कहीं उस बाजू में उस जगह पे नर्व या जो रग जिसे हम कहते हैं वो तो कहीं पे ब्लॉक या कंप्रेस तो नहीं हो रही है, उसकी वजूहात भी हो सकती है। अच्छा, वो और वो अलग साइड पे चीज़ चला है, जाएगा, वो फिर हमें हमारे देखना पड़ेगा पास। मेडिकल सही है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है उसको पूरी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों शुगर की बीमारी में और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें हमें स्ट्रोक ज़्यादा देखने में मिलता है? शुगर की बीमारी में ये है कि जैसे हम कहते हैं कि उसमें उसकी भी टाइप्स आ जाती हैं आगे। हम आप एक में कहते हैं कि आपको ग्लूकोज शुगर की कमी है और एक साइड पे हम कहते हैं कि हमने आपको देना ज़्यादा भी हो गया है। तो शुगर भी अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन जिसे हम कहते हैं बॉडी में उसकी प्रोडक्शन भी हो रही है, वो भी हमारी जो आर्टरीज हैं या वेसल्स हैं उस पर अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ डॉक्टर साहब ने बात की, गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई सवाल हो तो 0518466606 हमारे स्टूडियो का नंबर है, कॉल करें। फालिज से मुतालिक, स्ट्रोक से मुतालिक, हेमरेज से मुतालिक जो भी आपका सवाल हो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कोई टेस्ट वगैरह होते हैं कि हम लोग पता करवाएं? स्पेशल हमारे पास टेस्ट होते हैं, जो स्टार्ट हम लेते हैं वो ब्लड टेस्ट से लेते हैं। ठीक है। लाइक अगर किसी को फैट का, लिपिड्स वगैरह का हमने प्रोफाइल चेक करनी है, क्योंकि हमने कहा कि क्लॉट भी एक इसका जो है वो मेजर कॉज है। सही है। तो हम वो उस प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है सीटी स्कैन। ठीक है। ठीक है, सीटी स्कैन में हम पता कर सकते हैं कि आइदर जो है वो ट्यूमर है अंदर कोई, या स्ट्रोक ही है, या कोई और ब्रेन की कोई कंडीशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसे कहें कि वो स्ट्रोक ही है। सही है। MRI हम करा सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितना उसने टिश्यूज़ को डैमेज किया और ब्रेन के किस हिस्से को डैमेज किया, ताकि हम अकॉर्डिंग टू जो एरिया डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी टेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग जो हैं वो एंजियोग्राम कराते हैं, कैरोटिड एंजियोग्राम होते हैं, जिसमें हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि जो ब्रेन की मेजर आर्टरीज है वहाँ पे कौन सी जगह पे क्लॉट वगैरह है वो हम चेक कर सकते हैं। और अगर कोई हार्ट की रिलेटेड इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं तो उसमें हम उसकी एंजियोग्राफी वगैरह जो है वो करा सकते हैं। लेकिन बेसिक हमारे पास ये सीटी स्कैन और उसके ब्लड टेस्ट और MRI। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिन लोगों के यहाँ फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ होता है, फालिज का अटैक हुआ होता है, तो पूछा जाता है कि जी ऑपरेशन करवाएं या ना करवाएं। ये वो सवाल है जो मेरे ख्याल में अभी तक हमारे डॉक्टर्स भी क्लियरली इसका जवाब नहीं दे पाते, तभी लोगों में बहुत एक शदीद किस्म की कन्फ्यूजन पाई जाती है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब इस बारे में? इसमें ये है कि जो हम कहते हैं कि इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम हैं, कुछ एग्ज़ाम ऐसी होती हैं जो आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है। अगर तो आपका मरीज़ 24 घंटे के अंदर दोबारा से उसकी स्पीच वगैरह वो वापस आ रही है, वो कॉन्शियस है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको CT स्कैन में नज़र आ रहा है कि कहीं पे क्लॉट फंसा हुआ है, तो वो आपकी एक तरह से इमरजेंसी प्रोसीजर और वो आपको हर हाल में रिमूव करवाने, नहीं तो उसमें डेथ भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो आपने कहा कि रग फट जाती है, तो वो तो आप समझ लें कि इमीडिएट हमारी मैनेजमेंट है। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो हम पूरा मैकेनिज्म की बात करें स्ट्रोक की, इसमें यह है कि अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो विदिन 2 सेकेंड्स के अंदर या विदिन 5 सेकेंड के अंदर स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है। और इसी दौरान आपकी जो सेल की डेथ है 5 मिनट के अंदर अंदर डेथ सेल की हो सकती है। ठीक है। तो अगर आप मैनेजमेंट नहीं लेंगे तो ये पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि वर्ल्ड में 3rd हमारी लार्जेस्ट डिसेबिलिटी के अंदर काउंट करती है। पहले 4 पे थी, अब ये रैंकिंग में 3rd पे आ गई है। सर डॉक्टर साहब ये भी आप हमें बता दिया, अपने 3rd रैंकिंग में है, हमने अच्छा नंबर, पहले 4th पे था, अब 3rd पे आ गया। अच्छी पोजीशंस की तरफ हम जाते जा रहे हैं इन चीज़ों में। तो वजह क्या है डॉक्टर साहब, क्यों हमारे यहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रोक है? एक तो अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर किसी की फैमिली में भी रन कर रहा है तो अगर आप देखें एरियाज़ में कुछ जगह पे लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि उसकी अर्ली मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग एशिया के लिहाज से देखें तो इस एरिया में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, स्मोकिंग होगी या अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सेकंड चीज़ जो डिप्रेशन या जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी वजह से हाई BP हर पर्सन को है। हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा जो आप समझ लेंगे मेजर कॉज है। अगर आप कह रहे हैं कि 100 लोगों को स्ट्रोक हुए उसमें से 95 ऐसे होंगे जो हाई BP के कॉज की वजह से आए होंगे। तो ये भी है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं या हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है,
कोई हम उसमें कोई वॉक नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और बाहर का खाना खा रहे हैं, कोई अच्छी हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे मिल के एक समझ लें कि स्ट्रोक कॉज कर रहे हैं। कर सकते हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर की आपने इशारा किया, तो वो तो बहुत से हमारे डॉक्टर्स आते हैं प्रोग्राम में और वो कहते हैं बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता हमें हाई ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये फिर आहिस्ते से इट कैन लीड टू स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट कैसे की जाए? एक शख्स को स्ट्रोक होता है, उसको कैसे मेडिकली मैनेज करते हैं आप लोग? इसकी मेडिकल मैनेजमेंट में ये है कि ये भी डिपेंड अपॉन टाइप्स, जो हमने कहा कि इसकी एग्ज़ाम है, क्योंकि हर एक की मैनेजमेंट मेडिकल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि एक है कि उसमें अगर कहीं पे कोई क्लॉट बना है, वो ब्रेन में गया और वापस आ गया, 24 घंटे के अंदर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ठीक है। उसमें आपने फ़ौरन आप समझ लें एस्प्रिन दे सकते हैं। अच्छा, डिस्प्रिन, उससे डिस्प्रिन में ये होता है कि वो आपका जो क्लॉट है उसको वहाँ से रिमूव कर सकती है, क्योंकि उसमें एंटी कोगुलेंट्स है वो भी, ठीक है, असरअंदाज होगा, असरअंदाज। और अगर आपको फ़ौरन सीटी स्कैन में नज़र आ गया है कि क्लॉट ब्रेन में अभी भी फंसा हुआ है, तो आप उसको मैकेनिकल रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर वो रप्चर वगैरह है तो आप उसकी सर्जिकल इंटरवेंशंस पे जा सकते हैं, ठीक है। सही। तो ये हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर जब अगर वो स्ट्रोक एक दफ़ा अटैक हो गया तो फर्दर उसे कुछ मंथ्स के लिए मेडिकेशंस के ऊपर हम डाल देते हैं, जिसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स होती हैं, वो हम दे सकते हैं ताकि दोबारा क्लॉट ना बने और वो दोबारा जाके उसको वहाँ पे अटैक ना करे, क्योंकि अगर ब्रेन का वो एरिया वीक हो गया है और वो बार बार वहीं पे अटैक हो रहा है तो फिर रिकवरी डिले हो सकती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी तरफ अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ब्लीड हो रहा है, यानी रग फट गई है और ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में भी क्या डिस्प्रिन हम लोग दे सकते हैं या नहीं? उसमें फिर हम लोग डिस्प्रिन या जिसे हम एंटी कोगुलेंट ड्रग्स कहते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन डिस्प्रिन वगैरह नहीं, क्योंकि आपने ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, आपने ब्लीडिंग बढ़ानी नहीं है, उसकी आपने फौरन सर्जिकल मैनेजमेंट करनी है ताकि आप वहाँ पे उसको क्लोज कर सकें। यानी ब्लीडिंग को रोका जा सके। ब्लीडिंग को रोकना है, क्योंकि अगर वो ब्लीडिंग जो है वो नहीं रोकेंगे तो पूरे ब्रेन एरिया को इन्वॉल्व कर देगी, तो जो पार्ट नहीं भी डैमेज हुआ वो भी डैमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब यानी आप खुद से कुछ ना करें, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो उसके मुताबिक जो है। और इसमें ये है कि अगर विद इन या लेस देन 3 आवर्स के अंदर आप पेशेंट को ले जाते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, तो उसमें हमारे पास रिकवरी चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये है स्ट्रोक में ये होता है कि आपकी बॉडी के बहुत से फंक्शंस को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर 1 है कि आपकी जिस पार्ट को इसने डैमेज किया है वो पार्ट जो है वो बॉडी के जिस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वहाँ की सेंसेशन, वहाँ के मोटर फंक्शंस में आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है। इसमें ये भी निज़ाम चेंज है। अगर आपका कोई क्लॉट है या जो हमने कहा रग फट की है वो आपके ब्रेन के राइट साइड पे हुआ है, तो आपको जो जिस्म का हिस्सा जाएगा वो लेफ्ट साइड का जाएगा, यानी जो काम करना छोड़ेगा ऑपोजिट जाएगा, ठीक है। अच्छा। इसी तरह अगर आपके लेफ्ट साइड पे कोई मसला है तो राइट जाएगा, ठीक है। तो वो एरिया उसका जो है डैमेज हो सकता है। इसके अलावा जो हम कहते हैं कि एलिमिनेशन कह लें या आप समझ लें कि जो हमारा ब्लडर का या यूरिन पास का फंक्शन है वो भी जाहिर बात है एक पार्ट डैमेज हुआ है तो उस साइड के मसल्स, उस साइड की नर्व वो भी सब अफेक्टेड हो, कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। तो उस सब चीज़ों से बचाने के लिए यही है कि जो मेडिकल हम लोग कहते हैं कि अगर विद इन 3 आवर्स या लेस देन 3 आवर्स के अंदर आप पेशेंट को मैनेजमेंट दे देते हैं तो उसमें रिकवरी ज़्यादा होती है और ये जो पार्ट हम जिनकी बात करेंगे ये चीज़ें उसकी अफेक्टेड होती हैं, ये उसकी कम होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रोक में कोई प्रिवेंशन भी है, किसी तरीके से बचा जा सकता है? में ये है कि अगर तो उसको पहले से एक दफ़ा अटैक हो चुका है, ये भी एक बड़ा कॉज है। जो हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि किस किस वजूहात से हो सकते हैं, तो अगर एक पर्सन को पहले से एक दफ़ा अटैक हो चुका है, ठीक है, तो उसमें चांस है कि दोबारा भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसमें पहले से वो इस अलामत के साथ आया है या उसको पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसको वो जो रीज़न है उस वजह से उसे थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, ठीक है। हाई बीपी है तो उसमें यह है कि आपने सॉल्ट वगैरह ना इस्तेमाल करें, रेगुलर वॉक करें, और ओबीज़ है, मोटापा है बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने आप को, ठीक है। शुगर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी मेडिकेशन या जितनी आपकी मेडिसिन हैं वो आप टाइम पे लें, ठीक है। डाइटिशियन से आप लोग बात करें, डाइटिशियन में आपके लिए ये है कि आप जो है सॉल्ट इनटेक कम कर दें, नमक कम से कम लें, ठीक है, या जो ऑयल वगैरह है उसका इस्तेमाल कम करें, ठीक है। जैसे रॉ सॉल्ट हम कहते हैं कि ऊपर से डाल के हम खा रहे हैं, वो आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें, स्टॉप कर दें, ठीक है। इसके अलावा ये है हमारे पास मेडिकेशंस आप अपनी टाइम पे रखें, सही है। और नंबर 1 जिसको मैं समझती हूँ कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रखें, ठीक है, सही।
सही, मैं अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताता चलूँ कि नाज़रीन डॉक्टर नाजिश अनवार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा जो हैं DPT हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं स्ट्रोक के सिलसिले में। फालिज का अटैक, हेमरेज, मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है इस बीमारी को। ये क्यों होता है, कैसे इसकी रोकथाम मुमकिन है, इस पर हम लोग बात करें। कोई आपका सवाल हो तो 0518466606 हमारे स्टूडियो के नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर औकात ये देखने में मिलता है कि फालिज का अटैक हो गया, कहती हैं ब्रेन सेल डेड हो गए। क्या मतलब है इसका ब्रेन सेल डेड होने का? ब्रेन सेल डेड का जो हम, जैसे मैंने आपको कहा, एक मैकेनिज्म है, वो यही है कि 24 घंटे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे, या आप समझ लें 1 सेकंड से भी कम किसी एरिया को वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन की वजूहात मैंने आपको बता दी, क्लॉट हो गया या कोई रग फट गई है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो है वहाँ पे ब्रेन के सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी। अच्छा। और अब ब्रेन की डेथ सेल्स आपको मैंने कहा विदिन 5 मिनट के अंदर हो जाती है। अच्छा जी, इतना इसका स्पीड अप प्रोसेस। अच्छा, और दूसरे बदन के हिस्सों में ऐसा नहीं होता है? नहीं, यानी वो अगर नहीं, ये ब्रेन में होता है। अच्छा, ब्रेन में होता है। और ब्रेन की ज्यादातर जो हमारी एक आर्टरी होती है, जैसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, अगर वहाँ पे हमने कहा कि जो आर्थरोस्क्लेरोसिस, या हमने कहा कि प्लेग बन जाते हैं, तो ये समझ लें कि यही सबसे बड़ा कॉज होता है हमारे पास। सही, अजब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार स्ट्रोक हो गया और उसके बाद ऑपरेशन करवाया नहीं करवाया आपने, वो आपने बताया कि डिपेंड करता है। उसके बाद पेशेंट जब घर आ गया तो फैमिली, जो अतराफ़ के लोग हैं, वो कैसे उसकी मदद करें? फैमिली अतराफ़ की एक तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी जी, ठीक है। सपोर्ट में ये है कि अगर आप उसे छोड़ देंगे, ठीक है, और उसकी केयर नहीं करेंगे, एक रूम में उसे छोड़ देंगे, तो वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जाएगा। पहले तो एक चीज़ उसको तंग कर रही है, सही है, या वो डिप्रेशन में चला गया कि मैं मूव नहीं कर पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, या मैं बस बिल्कुल बेड बाउंड हो गया हूँ। सही। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। माजरत के साथ कॉलर एक वेट करें, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम से ज़िंदगी में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। मैं कमेटी चौक से बात कर रही हूँ जी। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मुझे ज़्यादातर का मसला होता है। किस चीज़ का मसला होता है? मेरे ब्लड प्रेशर का। अच्छा। और मुझे ना हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है। और मेरी कमर में बहुत शिद्दत आती है, बहुत शिद्दत। अच्छा। अगर मैं बैठ जाऊँ तो मैं बैठ के उठ नहीं सकती, इतना वेट नहीं है। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इस पर? उन्होंने कहा कि बैक पेन के साथ हैं, उठ के बैठा नहीं जाता है, तो उसमें यह है कि एज उन्होंने अपनी नहीं बताई हमें। ठीक है, तो उसमें यह है कि एज रिलेटेड भी हो सकता है। अगर फीमेल है तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो उसमें भी है कि फिर बैक पेन के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। आपके कमर की जो पट्टे हैं या हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसको हम स्ट्रोक से लेबल नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अलग कंडीशन है। जैसे हमने कहा ना कि उन्होंने एज नहीं बताई, तो उसमें यह कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, या फिर कहीं काम करते हुए सडन जर्क लगा है, उन्हें पता नहीं चला है। वुमेन है, हाउस वाइफ होती हैं, भारी भारी कपड़े उठाती हैं उससे, तो उसमें यह कि सडन जर्क से भी पेन हो सकती है बैक में। तो उसकी मॉडिफिकेशन ये है कि हम रेस्ट भी करें बीच में, और चीज़ों को उठाते हुए थोड़ी केयर करें, एकदम झटके से चीज़ें ना उठाएं। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसमें आप ले सकते हैं। अब तो इंजेक्शंस आ गए हैं, ड्रॉप डी या सनडिप के नाम से जो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, या ऑस्टियोकेयर्स के नाम से आती हैं। और मेरे ख्याल से वो वुमेन को अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर लेनी चाहिए, लगवा लेनी, क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ख़वातीन में मसला है। कॉमन है, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट शायद ऐसी है। अच्छा। केमिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट्स में हमारे, तो वो भी हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अर्ली स्टार्ट करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप केयर गिविंग की बात करें थी कि कैसे फैमिली वाले हेल्प करें? फैमिली में ये है कि एक तो मैंने कहा आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा। स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसको 100% आपकी केयर चाहिए। ठीक है, अगर आप उसे निगलेक्ट कर देंगे तो आप रिकवरी समझ लें कि डिले कर रहे हैं। ठीक है, उसमें यह है कि स्ट्रोक के पेशेंट का ये है कि आप जितनी केयर करें, उसकी पोजीशनिंग करें। पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक में एक ख़ास पैटर्न बनता है। ठीक है, उस पैटर्न में होता है कि हाथ जो है बिल्कुल बॉडी की तरफ चला जाता है, लेग भी बॉडी के साथ अंदर वाली साइड पे एक सम हो जाती है, खिंच जाती है, ठीक है, या टाइट हो जाती है।
तो पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे ऐसे ही बेड पे छोड़ देंगे तो वो मज़ीद उसके जो मसल हैं या पट्टे हैं वो और टाइट होते जाएंगे और वो किसी न किसी डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो हमने कहा कि उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, ब्लैडर फंक्शन डिस्टर्ब होगा, तो प्रॉपर उसकी हाइजीनिक जो है केयर की जाए। ठीक है। डाइट प्लान्स उसके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम हर बीमारी की बात करते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर मेडिसिन दे दें, ये कर दें, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका फिर जो रिकवरी प्रोसेस है वो भी डिले है। ठीक है। इसके अलावा केयर गिवर्स में ये है कि प्रॉपर पोजीशनिंग के अलावा ये है कि सपोर्ट दें। ठीक है। ट्रांसफ़र करते हुए ख्याल करें कि मरीज़ आपका गिरे ना, इससे आप फर्दर उसे इंजरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जितनी चीज़ें जिस साइड का स्ट्रोक है, जैसे हमने कहा कि राइट का हो सकता है, लेफ़्ट का, तो ऐसे उसकी चीज़ें उसकी उस तरफ रखिए जिस साइड पे स्ट्रोक है। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन है उसे राइट साइड का स्ट्रोक हुआ है या राइट साइड का फालज हुआ है, तो उसकी चीज़ें राइट साइड पे रखें और उसे मोटिवेट करें फैमिली कि वो साइड की चीज़ें या वो साइड को यूज़ करे, क्योंकि अमूमन स्ट्रोक के पेशेंट्स में ये होता है कि वो साइड को निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो समझते हैं कि ये साइड है ही नहीं। अच्छा, हाँ सही। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम हमारे पास कम है, रिहैबिलिटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम, इसमें हम लोग आपको जो है दोबारा ज़हमत देंगे कि आप कम्प्लीटली, क्योंकि असल कहानी तो रिहैबिलिटेशन की शुरू होती है। एक स्ट्रोक पेशेंट जब उसको स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया, तो उसको कैसे उसके जोड़ों को, उसके मसल्स को ठीक रखा जाए, उनको प्रैक्टिस में रखा जाए, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर नाज़िश अनवार की। डॉक्टर साहब डीपीटी हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टर साहब ने स्ट्रोक के बारे में बात की, मजीद पेशेंट के स्ट्रोक के होने के बाद उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको दोबारा चलाया जा सकता है, इस पर डॉक्टर साहब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगी। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्जेज़ी को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।